हेलो फ्रेंड्स, आई एम आयशा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिस्ट्री पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एंशिएंट हिस्ट्री, देन मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। अब हमारे एग्जाम्स जो रेलवे हैं और वनडे एग्जाम्स हैं उन सब में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम स्टार्ट ही मॉडर्न हिस्ट्री से करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ओके, तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किससे होती है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कहने का मतलब कि जो यूरोपियंस है, बहुत सारी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई थी। अब जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज, देन आपके आए थे डच, उसके बाद आपके इंग्लिश, उसके बाद आपके डेन्स और लास्ट में आए थे फ्रेंच। ठीक, लेकिन जो हम नॉर्मली अगर ट्रेडिंग पर्पस से देखें तो लास्ट वाले जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे, लास्ट यूरोपियन जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे वो फ्रेंच थे, डेन्स नहीं। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो डेन्स थे ना वो अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, मतलब कि अपने रिलीजन को, अपने धर्म को फैलाने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, अपने धर्म को फैलाने के लिए ज़्यादा फेमस हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पोर्टुगीज से। तो पोर्टुगीज आए, मतलब कि सबसे पहले जो यूरोपियन पावर आई थी इंडिया में वो कौन सी थी? पोर्टुगीज थे। ठीक है, पोर्टुगीज ने जब एंट्री ली इंडिया में तो इंडिया की जो पूरी सिचुएशन है ना वो ही बदल डाली। क्यों? क्योंकि इंडिया में पोर्टुगीज के आने से पहले भी बहुत सारी यूरोपियन पावर्स थी। ठीक है, सॉरी, यूरोपियन पावर्स नहीं, जो फॉरेनर्स, बहुत सारे फॉरेनर्स थे। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप कहो कि चाइनीज़ थे, साउथ अफ्रीकन थे और अरब्स भी थे, लेकिन ये सारे किस चीज़ के लिए थे? सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए थे। कहने का मतलब ये है कि वो इंडिया में आए और सिर्फ ट्रेड किया और वापस चले गए। इसके फर्दर, मतलब इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं सोचा, बस इंडिया में आए, व्यापार किया और बस प्रॉफिट के लिए थे वो इंडिया में। लेकिन जो हमारे यूरोपियन पावर्स हैं वो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए तो आई थी, लेकिन साथ में उन्होंने अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को भी फैलाने की कोशिश की। इसलिए हम यूरोपियन पावर्स के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि हम स्टार्ट करें पोर्टुगीज से। ठीक है, क्योंकि पहली पावर जो थी, जो पहली यूरोपियन पावर आई थी वो कौन सी थी? हमारी पोर्टुगीज। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है 1487। अब 1487 में जो फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पोर्टुगल था जो इंडिया में इंडिया में नहीं, वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन था इंडिया में आने वाला वो था हमारा वास्को द गामा। ठीक, अब बार्थोलोमेव डाइज वो इंडिया में क्यों नहीं आ पाया? ठीक है, तो उसके अपने अदर रीजंस हैं, लेकिन वो पहुंचा कहाँ तक था? केप ऑफ गुड होप तक। ठीक है, अब केप ऑफ गुड होप है कहाँ पे? अगर आप साउथ अफ्रीका देखोगे मैप में तो जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, वो है आपका केप ऑफ गुड होप। ठीक है, अब केप ऑफ गुड होप नीचे वाला पोर्शन है वो जस्ट ईस्ट तक पहुंचा और फिर वहीं पे, मतलब उसके आगे वो गया नहीं। ठीक है, अब 1487 वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि बार्थोलोमेव डाइज पोर्टुगल का पहला पर्सन जो इंडिया के लिए निकला था। ठीक है, इंडिया में आने के लिए, लेकिन वो इंडिया नहीं पहुंचा था, वो कहाँ पहुंच गया था? केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, देन फर्दर वो मतलब आगे नहीं गया। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें कि 1498 सबसे पहला पर्सन जिसने इंडिया की लैंड पे, धरती पे कदम रखा वो कौन सा था? वास्को द गामा। ठीक है, अब वास्को द गामा कहाँ पर पहुंचा था? कलिकट पहुंचा था। ठीक है, वास्को द गामा कहाँ पहुंचा था? कलिकट पहुंचा था। अब आपके, जैसे आपको मैंने पहले मेंशन किया कि ये जो वीडियोस हम बनाने वाले हैं वो सारे वनडे एग्जाम्स के लिए, रेलवे के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम सारे मेन पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। ठीक, तो सारे ही पॉइंट्स जितने भी मैं आपको करवाने वाली हूँ सब आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाने चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। ठीक है, अब 1498 में वास्को द गामा आया, कहाँ पर पहुँचा? कलिकट पहुँचा। अब कौन से रूलर ने उसका स्वागत किया, उसका वेलकम किया? किसने किया था? जमोरिन ने किया था। ठीक है, अब जमोरिन किसी रूलर का नाम नहीं है, वो जैसे एक पोस्ट है और वो जमोरिन के नेम से ही फेमस था। ठीक है, इसलिए कलिकट पहुँचा। कौन पहुँचा? वास्को द गामा। कब पहुँचा था? 1498। ठीक, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 1500। अब वास्को द गामा इंडिया आया था, 3 मंथ्स रुका, वहाँ से सारा कार्गो लेके, अपनी सारी चीज़ें लेके, कॉमोडिटीज़ लेके, ठीक है, वो चला गया
और वहाँ पे वापस जाके अपने यूरोप में, ठीक है, अपने एरिया में जाके जब उसने बेचा तो उसको 50 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और ये न्यूज़ सारे यूरोप में फैल गई, ठीक है। जब यूरोप में फैलेगी तो क्या होगा, अदर पर्सन्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये पोर्टुगीज की साइड से जो दूसरा पर्सन आया, दूसरा मर्चेंट आया, दूसरा व्यापारी आया, वो कौन था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है। वो कौन था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। और कब आया था, 1500 में, 1500 में आया था, ठीक है। अब जब ये आया तो इसने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री, इसने फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की, कहाँ पे स्थापित की, कलिकट में, ठीक है। अब पोर्टुगीज की जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश तो हुई थी कलिकट में, लेकिन यहाँ पे एक सीन क्रिएट होता है। सीन कैसा क्रिएट होता है कि जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश हो तो गई कलिकट में, लेकिन कुछ ही टाइम में ये जो फैक्ट्री है उसको तोड़ दिया जाता है। क्यों, जो लोकल पीपल हैं और जो हमारे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल हैं, दोनों के बीच में, ठीक है, विवाद और कन्फ्लिक्ट्स अराइज होना शुरू हो जाते हैं, विवाद होना शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और लोकल पीपल क्या करते हैं, जो फैक्ट्री है कलिकट में उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपके क्वेश्चंस में आता है, एग्जाम में आता है कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश की थी, और अगर आंसर में, ठीक है, ऑप्शंस में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल है तो आपको ये मेंशन करना है, ठीक। अगर नहीं है तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, वो कौन सी है, कोचिन, ठीक। और कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1503 में, 1503 में, ठीक है। और सेकेंड फैक्ट्री 1505 में कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी, कन्नानौर में, ठीक। अब एक और चीज़, जो हमारे पर्सन है वास्को द गामा, क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि वास्को द गामा इंडिया में कितनी बार आए थे, तो मैंने तो अभी तक सिर्फ एक ही बार मेंशन किया है, ठीक है। तो 1501 में एक और बार आए थे, ठीक है। अब एक पर्सन को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, 50 टाइम्स, तो वो एक बार आने से रुकेगा, बिल्कुल नहीं, तो वो 2 बार आए थे, ठीक है। तो एग्जाम्स में अगर आए क्वेश्चन, अगर आ जाता है कि वास्को द गामा कितनी बार आया था, तो कितनी बार आया था, 2 टाइम्स आया था, 2 बार आया था, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1510। अब 1510 पे पहुंचने से पहले हम थोड़े गवर्नर्स को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पोर्टुगीज गवर्नर, अब पोर्टुगीज गवर्नर में से 3 गवर्नर्स ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब 3 में से जो फर्स्ट गवर्नर है वो इंपॉर्टेंट है। पोर्टुगीज का जो फर्स्ट गवर्नर था वो कौन था, फ्रांसिस्को दे अल्मीदा, ठीक है। फ्रांसिस्को दे अल्मीदा को कब अपॉइंट किया गया था, ठीक है, कब नियुक्त किया गया था, 1505 में, अंडरस्टैंड। अब इसकी पॉलिसी को, जो इसने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, ठीक है, जो इसने पॉलिसी अप्लाई की थी वो कौन सी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, अब जो हमारे फर्स्ट गवर्नर है फ्रांसिस्को दे अल्मीदा, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो इंडियन ओशन है, ठीक है, अगर आप देखोगे मैप में तो आपका जो इंडिया है, भारत है, उसके साउथ में इंडियन ओशन है, ठीक है। अब इंडियन ओशन को वो कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है, वो चाहते थे कि जो पोर्टुगीज है ना वो इंडियन ओशन को कंट्रोल कर ले, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर ले और उसके मास्टर बन जाएं, ठीक। अब मास्टर बन जाएं तो इस पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, कि वो सी की तरह इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाएं, कौन, पोर्टुगीज, ठीक है। तो ये पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी, किसने अडॉप्ट की थी, फ्रांसिस्को दे अल्मीदा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको बता दिए कब अपॉइंट किया गया था, 1505 में, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अब इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इन्हें क्या करना है, पोर्टुगीज, जिसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडियन ओशन में अपना नियंत्रण स्थापित करना है, ठीक है, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना है। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी पोर्टुगल गवर्नमेंट ने, किसको, पोर्टुगीज को, मतलब सॉरी गवर्नर को, पोर्टुगीज गवर्नर को जो इंडिया में था, ठीक है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप क्या करोगे, इंडिया में जाके सब कुछ अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट ये था कि सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, कि पोर्टुगीज के आने से पहले इंडिया में अदर मर्चेंट्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनमें से एक थे अरब्स, ठीक है। तो अरब जो उस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे ट्रेड को, मतलब कि उस ट्रेड को बहुत ही अपने कंट्रोल में ले रखा था उन्होंने, अपने नियंत्रण में ले रखा था, किन्होंने, अरब्स ने, ठीक है। तो हमारी जो पोर्टुगल गवर्नमेंट है, पोर्टुगीज गवर्नर है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पोर्टुगल गवर्नमेंट ने कि आपको क्या करना है, अरब
से उनके ट्रेड को छीनना है। ठीक है, क्या करना है, अरब से उनके ट्रेड को छीनना है। कहने का मतलब ये है कि अरब्स को, ठीक है, उनसे मतलब अरब के ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके जो गवर्नर आते हैं वो आते हैं अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी, फ्रांसिस्को दे अल्मीदा को। ठीक है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम रियल मैनर में देखें तो उसको फुलफिल किसने किया, उसको पूरा किसने किया, उसको किया था अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने। ठीक है, अब मैंने बताया कि अल्फोंसो दे अल्बुकर्क नेक्स्ट है, मतलब कि फ्रांसिस्को दे अल्मीदा को सक्सीड किया था किसने, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने। फ्रांसिस्को दे अल्मीदा के बाद कौन आया था, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये क्या था, रियल मैनर में देखा जाए तो ये रियल फाउंडर है किस चीज़ का, पोर्टुगल कंट्रोल का। ठीक है, कि सब कुछ पोर्टुगल्स के अंडर में आए इंडियन ओशन में। ठीक है, कि इंडियन ओशन में एंट्री लेने वाले जितने भी एंट्रेंस पॉइंट्स हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, रेड सी हो गया, ठीक है, आपका गल्फ रीजन हो गया, या फिर आपका देखा जाए मलाका हो गया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, जहाँ आपका मलाका पड़ता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स पे बेसिस बना लिए थे किसने, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने। ठीक है, और इस तरीके से सब कुछ अपने कंट्रोल में लेता जा रहा था कौन, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क, इसलिए इसको रियल फाउंडर कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आपका है नीनो द कुन, इसको अपॉइंट किया गया था 1529 में। ठीक है, अब नीनो द कुन को अपॉइंट किया गया था 1529 में। ये तीनों मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, फर्स्ट फ्रांसिस्को दे अल्मीदा, सेकंड अल्फोंसो दे अल्बुकर्क एंड थर्ड इज नीनो द कुन। ठीक है, तीनों गवर्नर्स आपको पता चल गए हैं। अब अपने पॉइंट्स पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, 1530 में गोवा को कैपिटल बना दिया गया। ठीक है, गोवा से पहले कोचिन, ठीक है, गोवा से पहले कोचिन कैपिटल थी। ठीक है, कोचिन क्या था, हेडक्वार्टर था, कैपिटल था। ठीक है, लेकिन 1530 में जब 1529 में नीनो द कुन आया तो उसने क्या किया, गोवा को कैपिटल बना दिया। ठीक, अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1534 में बहादुर शाह ऑफ गुजरात वर्सेस हुमायूं। ठीक है, मैंने क्या पॉइंट लिखा है, बहादुर शाह ऑफ गुजरात वर्सेस हुमायूं। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त क्या चल रहा था, एक फाइट चल रही थी किसके बीच में, बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड हुमायूं के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है और उस वक्त बहादुर शाह ऑफ गुजरात वो क्या करेगा, बहादुर शाह क्या करेगा, हेल्प मांगेगा पोर्टुगीज से। किससे हेल्प मांगेगा, किससे मदद मांगेगा, पोर्टुगीज से। अब इन पुर्तगालों से इन्होंने मदद मांगी और अब वो खुद ऐसे ही तो मदद कर नहीं देंगे फ्री में। ठीक है, तो फ्री में मदद नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको उनके मदद के बदले में कुछ चाहिए ना। तो हाँ बिल्कुल, बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने, ठीक है, जो बहादुर शाह है उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि पोर्टुगीज आप मेरी हेल्प कर दो, बदले में आप क्या ले लेना, बेसिन ले लेना। ठीक है, बेसिन का जो आइलैंड है वो आपका। तो ठीक है, पोर्टुगीज मान गए, हेल्प कर दी। अब हेल्प कर दी तो 1536 में, किसकी बात कर रही हूँ मैं, 1536 में जब हुमायूं वापस चला जाता है, देख करके पोर्टुगीज सामने आ गए हैं, इससे तो मैं जीत नहीं सकता, तो ठीक है कोई बात नहीं, वापस जा रहा हूँ मैं। तो हुमायूं वापस चला जाता है और 1536 में हुमायूं वापस चला जाता है। ठीक है, अब 1536 में हुमायूं वापस चला गया। अब दोनों के बीच में क्या होता है, जो रिलेशन है दोनों कौन से, बहादुर शाह और पोर्टुगीज, दोनों के बीच के जो रिलेशन है ना वो थोड़े खट्टे से सौर से हो जाते हैं। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों, वो इसलिए कि लोकल पीपल और जो हमारे पोर्टुगीज हैं दोनों के बीच में विवाद आने शुरू हो जाते हैं और जो हमारे बहादुर शाह है वो सोचते हैं कि भाई मैं तो अपने लोकल पीपल की साइड लूँगा। ठीक है, और वो जो हमारे पोर्टुगीज हैं उनको थोड़ा दूर रखने की कोशिश करते हैं। 1537 में पोर्टुगीज, ठीक है, पोर्टुगीज बुलाते हैं बहादुर शाह गुजरात को, कहाँ पे, अपने शिप में, कि भाई आओ एक अच्छी सी पार्टी करेंगे। और पार्टी के बजाय वो वहाँ पे उसको बहादुर शाह को मार देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो गुजरात के रूलर को 1537 में मारा गया था, 1536 में हुमायूं वापस चला गया था, 1534 में दोनों के बीच में झगड़े चल रहे थे, दोनों कौन से, बहादुर शाह गुजरात एंड हुमायूं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1612 लॉस ऑफ सूरत। अब क्या हुआ कि सूरत पे अभी जो व्यापार कर रहे थे वो कौन थे, पोर्टुगीज कर रहे थे, पीछे से मतलब
कहीं से इंग्लिश शिप आती है और वो क्या मतलब एंट्री करने की कोशिश करती है। अब एंट्री करेगी, पोर्टुगीज घुसने देंगे? उन्हें भी तो पता है ना कि हमें अगर इंग्लिश आए तो वो भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। अब इस वजह से उन्होंने क्या करा, इंग्लिश शिप को वहीं पे स्टॉप कर दिया और एंट्री लेने नहीं दी। ठीक है, अब एंट्री लेने नहीं दी तो ये जो आपको मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड के बाद क्या होता है, इस बैकग्राउंड के बाद ये होता है कि इंग्लिश शिप्स, ठीक है, वो तो फिर वहाँ से लौट गई और 1612 में कौन आता है, सर थॉमस बेस्ट आते हैं, कैप्टन थॉमस बेस्ट। ठीक है, अब कैप्टन थॉमस बेस्ट आए और वो थोड़े ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा, उन्होंने क्या करा, पोर्टुगीज को हरा दिया। अब पोर्टुगीज को हराया तो उस वक्त पोर्टुगीज किसके पास, सॉरी सूरत किसके पास था, पोर्टुगीज के पास था। फिर सूरत किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 1632 में क्या हुआ, हुगली सीज कर ली मुगल्स ने। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीन चल रहा है ना वो ये चल रहा है कि जो पोर्टुगीज हैं या ब्रिटिशर्स हैं वो सारे, चलो ब्रिटिशर्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी पोर्टुगीज की बात कर रहे हैं। तो पोर्टुगीज ने क्या किया हुआ था, सारे प्लेसेस पे कंट्रोल नहीं, क्या नहीं मतलब जो कंट्रोल है वो उनका ट्रेड पे, व्यापार पे था। ठीक है, तो सूरत में वो लोग व्यापार कर रहे थे, तो सूरत में जितना भी व्यापार हो रहा था वो किसके अंडर होने लगा था। अभी हमने क्या सोचा था कि लॉस ऑफ सूरत किसके पास, सूरत किसके पास चला गया था, इंग्लिश के पास। तो अब ये नहीं है कि सूरत खरीद लिया इंग्लिश ने, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा बाद में होगा जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना है कि सूरत में जो व्यापार चल रहा है वो किसके अंडर चला गया, हमारे इंग्लिश के पास, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। अब 1632 में क्या होगा, हुगली सीज कर ली जाएगी मुगल्स के थ्रू। क्यों भाई, वही सारी बातें कि जो पोर्टुगीज हैं और जो मुगल हैं उन दोनों के बीच में क्या होगा, विवाद झगड़े सब कुछ होगा। ठीक है, और इस वजह से मुगल क्या करेंगे, हुगली सीज कर लेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेट याद रखो कि हुगली मुगल्स ने कब सीज की, 1632 में सीज की। ठीक है, अब 1739 नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है 1739। अब इसमें है क्या, मराठा कैप्चर्ड साल्सेट एंड बेसिन, मराठा ने कैप्चर कर लिया साल्सेट एंड बेसिन। अब जो मैं आपको ये बता रही हूँ वो क्या बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में आए कौन, पोर्टुगीज आए। ठीक है, सबसे पहले कौन आए, पोर्टुगीज आए, और इवन सबसे बाद में जाने वाले, जो सबसे लास्ट में जाने वाली यूरोपियन पावर थी वो भी कौन थी, पोर्टुगीज थे। ठीक है, आए कब थे, 1498 और जाएंगे कब, 1961। ठीक है, अब इस पीरियड में उन्होंने अपने कंट्रोल में बहुत सारे प्लेसेस लिए थे और साथ में बहुत सारे प्लेसेस, बहुत सारी जगह खो भी दी थी। ठीक है, तो हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि पहले सूरत को खो दिया पोर्टुगीज ने, फिर हुगली खो दी, फिर उसके बाद मराठा ने छीन लिया, क्या छीन लिया, साल्सेट एंड बेसिन। अभी पढ़ा था ना, बेसिन पोर्टुगीज के पास गई थी। ठीक है, किसने दिया था, बहादुर शाह ऑफ गुजरात। अब नेक्स्ट देखते हैं अब ये मैंने आपको बता दिया है कि 1739 में मराठा ने कैप्चर कर ली थी, ठीक है, छीन ली थी, सीज कर ली थी साल्सेट एंड बेसिन। ठीक है, अब 1961 में जो सबसे लास्ट यूरोपियन पावर जो इंडिया से गई थी वो कौन थी, पोर्टुगीज। ठीक है, अब वो 1961 में गई थी तो उसका मतलब क्या है, कुछ पार्ट्स दे के गई होगी ना, कुछ पार्ट्स उनके पास होंगे। तो 1961 तक उनके पास गोवा, दमन दीव, ये तीन प्लेसेस थे। ठीक है, गोवा एंड दमन दीव। ठीक है, अब ये 1961 में इंडिया ने एक पैक्ट के थ्रू ले लिए थे, किससे, पोर्टुगीज से। ठीक है, अब आपका पोर्टुगीज यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इंग्लिश एंड फ्रेंच, मतलब ऐसे ही बहुत सारी यूरोपियन पावर्स देखेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे।